ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ये अपने प्रीवियस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में जाते जाते एक लास्ट पॉइंट हमने ये समझा था कि अगर x का कोई वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो इसका रूट होगा या सोल्यूशन होगा, और अगर x का कोई वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे तो वो इसका रूट या सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे x इक्वल टू 3 ने इसको सेटिस्फाई करा, इसीलिए इट इज द सोल्यूशन, और x इक्वल टू 4 ने इसको सेटिस्फाई नहीं करा, इसीलिए इट इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक सारा बात क्लियर था क्या? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, कभी कभी किसी किसी सवाल में बेटा इसका एक रिवर्स थॉट यूज होता है। जैसे ये x का वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो ये कहलाता है इस इक्वेशन का रूट या फिर इस इक्वेशन का सोल्यूशन। काउंटर स्टेटमेंट या काउंटर थॉट ये हो सकता है कि अगर कोई मेरे को कहता है कि देखो x इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस, अगर कोई मेरे से कहता है कि x इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस, उस केस में आई विल ब्लाइंडली हैव फेथ कि दिस मस्ट सेटिस्फाई दिस। अगर कोई मेरे को बोलता है कि x इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस, तो मैं इसका मतलब यही समझूंगा कि यार देखो सोल्यूशन अगर है तो पक्का सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्या ये वाला लाइन समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बेटा, तो अब इस वाले थॉट पे एक आधा सवाल करते हैं। देखो, जैसे पहला सवाल ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि x इक्वल टू 2 सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। ये बता रहा है कि x इक्वल टू 2 सोल्यूशन होगा। बता रहा है। बता रहे। बता बता दिया। बता दिए। तो इस केस में बेटा देखो कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करना चाहिए। हम कुछ ऐसा कहेंगे कि सिंस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 is a solution of kx square plus 2x minus 3 equal to 0, therefore x equal to 2 must satisfy। ठीक है, बता दिया उसने ये सोल्यूशन है पक्का, और अगर पक्का सोल्यूशन है तो x equal to 2 must satisfy the equation kx square plus 2x minus 3 equal to 0, and therefore हम इसके आगे ये कह सकते हैं कि भैया k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस एम्प्लाइज 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 1/4। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। आगे तो ये वाला थॉट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि अगर कभी अपने को पूछा है कि बताओ ये सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो हम डाल के देखेंगे, सेटिस्फाई हुआ तो सोल्यूशन होगा, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ये कब करना है? जब हमसे पूछा हुआ है, पता करो कि ये सोल्यूशन है कि नहीं। लेकिन अगर कन्फर्म मैनर में बताया हुआ है कि इट इज अ सोल्यूशन, उस टाइम पर आंख बंद करके हम ये क्लेम कर सकते हैं कि दिस विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। क्या इस वाले बात में किसी को परेशानी है? बताओ एक बार हाँ या ना। नो सर। नो नो। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी थॉट पे बेस्ड, ये वाला देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वाले बात पे अपन थोड़ा रुक के फोकस करेंगे कि ये क्या पूछा है और इसको कैसे अपन टैकल कर सकते हैं। एक बार लेट अस टैकल द क्वेश्चन टिल हियर। इसमें वो साफ साफ कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन x इक्वल टू 2 है, और उस सिचुएशन में आप k का वैल्यू बताइए। तो वापस से वही अपना पुराना वाला स्टेटमेंट, सोल्यूशन सिंस x इक्वल टू 2 is a solution of x square minus kx plus 6 equal to 0, therefore it must
satisfy the equation। और यहां से हम कह सकते हैं कि therefore, फील लेना अच्छे से, therefore 2 square minus k into 2 plus 6 is equal to 0। This implies 4 minus 2k plus 6 is equal to 0। This implies 10 minus 2k is equal to 0। This implies 10 is equal to 2k। और यहां से बेटा हम कह सकते हैं कि k is equal to 5। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आया आ गया सर। आया क्या यहाँ पर सवाल खत्म कि और एक पार्ट है? और एक पार्ट है। नहीं और एक पार्ट है। कि हमको दूसरा रूट भी बताना है। एक रूट तो अगले ने बताया, मेरे को दूसरा रूट बताना है, ठीक है? तभी दूसरे रूट के लिए अपन क्या आइडिया लगाएंगे, देखो सबसे पहले तो हम बोलेंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब तो ये पता चल गया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? और मेरे को एक बात पता है ऑल्सो, अल्फा यानी कि एक रूट का वैल्यू 2 है, ये चीज भी मेरे को पता है, ठीक है? अब बात ध्यान से सुनो, मेरा टारगेट है, मेरा एम है, मैं इस इक्वेशन का दूसरा रूट ढूंढूं, ठीक है? तो दूसरा रूट ढूंढने का मेरे विचार में 3 अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है, 3 अलग अलग तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि जब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पता चल गया तो इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद में आपको 2 रूट मिलेगा वहां से। ऑब्वियसली यू विल सी कि उसमें से एक रूट 2 होगा और दूसरा रूट जो भी आएगा उसको हम बीटा यानी कि दूसरा रूट डिक्लेयर कर देंगे। बोलो आया बात समझ, नहीं आया समझ? आया सर। आया। लेकिन ये वाला थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो सकता है, ये वाला थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो सकता है। तो इसीलिए हम दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, देखो क्या हमको पहले तो चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ऑल्सो अल्फा इक्वल टू दिस और लेट द अदर रूट बी बीटा। मान लेते हैं कि दूसरा रूट जो है वो क्या है, बीटा है, ठीक है? अब इस सिचुएशन में देखना कि क्या हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है? बोलो। हाँ सर। माइनस बी बाई ए, तो -(-5/1) यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, जिसमें से अल्फा इक्वल टू कितना है बेटा, 2, तो 2 प्लस बीटा इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 3। बोलो आया समझ, नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। ये आप कह सकते हो बेटा कि मेथड 1 है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में अल्फा बीटा और एबीसी में एक और रिलेशनशिप है, ठीक है? वो रिलेशनशिप है, देखो क्या, मेथड 2, समझना ध्यान से। बीटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए यानी कि 6/1। अल्फा का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। यहां से भी बीटा इज इक्वल टू 3, ये तरीका भी लगा सकते हो। तो ऑल टुगेदर देखो 3 तरीका हुआ। एक तरीका कि इसी को सॉल्व कर लो, 2 आंसर आएगा एक्स का वहां से, एक ऑब्वियसली 2 होगा और दूसरा आंसर जो भी आएगा उसको हम बीटा बोल देंगे यानी कि दूसरा रूट बोल देंगे। क्लास में फिर लिखना होता है ना, देयरफॉर द अदर रूट इज 3। हाँ, एक लाइन आपको यहाँ पर अटैच करना होता है कि देयरफॉर द अदर रूट इज 3, ठीक है? तब एक तरीका तो मैं बता रहा था कि इक्वेशन सॉल्व करने का, दूसरा तरीका आप अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन यूज कर सकते हो, तीसरा तरीका आप अल्फा इंटू बीटा वाला रिलेशन यूज कर सकते हो। एग्जाम में जो आपको कन्वीनियंट लगे कोई भी तरीका लगाओ और लगाने के बाद में अदर रूट निकाल लो। क्या ये पूरा आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। सर आ गया सर। आगे ओके, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल कुछ इसी वाले थॉट पे बेस्ड है, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन में वी विल सी कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कनेक्ट करके क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है? तो इस पे मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा स्टार लगा देता हूँ, दो अच्छा सवाल, ठीक है? देखो क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है? अगर x इक्वल टू 2 इसका रूट है, मैं तो ये समझता हूँ कि x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर x इक्वल टू 3 अगर इसका रूट है, मैं फिर से ये समझता हूँ कि x इक्वल टू 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? पहले चलो अपन इतना कर लेते हैं, इस फर्स्ट लाइन का मीनिंग जो भी है उसको मैं रियलाइज करा के दिखा देता हूँ
और उसके आगे ये जो बोला हुआ है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो पहले अपन फर्स्ट लाइन के बेसिस पे ये तो कह ही सकते हैं कि सिंस x इक्वल टू 2, 3 आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर minus 2mx plus 2n is equal to 0. Therefore, it will satisfy the given equation. It will satisfy the given equation. I hope यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा 2 अगर उसमें डालोगे तो क्या मिलेगा, सोचो तो, कि 3 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2m टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे फर्स्ट में इधर आ जाएगा 12 माइनस 4m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। अगर इस पार्ट को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ऐसा कुछ मिलेगा, 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 12, ठीक है, ऐसा मिलेगा। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया। हाँ सर। हेलो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अब 2 के लिए अपन ने लिख दिया ही, नेक्स्ट किसके लिए लिखेंगे बताओ? 3 के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, 3 के हाँ लिए सर। स्टेटमेंट क्या आएगा बताओ? 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या यहाँ तक? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। क्या आएगा? 27 माइनस 6m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। अगर इस वाली चीज को राइट हैंड साइड लेके चलें तो इट विल बी 27 इक्वल टू 6m माइनस 2n, और घुमा के अगर लिखें तो 6m माइनस 2n इज इक्वल टू 27। ये हो गया सपोज करो इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया सपोज करो इक्वेशन नंबर 1। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m एंड n। तो क्या इन दोनों को देख के आपको अब लीनियर इक्वेशन का फीलिंग आ रहा है? यस सर। m और Yes, n sir. फाइंड करना है, और m और n में मेरे को 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए, ठीक है। तो अब बेटा क्या कर सकते हैं, सोचो। यहाँ पर मैं तो n का कोफिशिएंट सेम ही देख रहा हूँ दोनों में, तो सीधा सीधे सब्ट्रैक्ट कर दें इन लोग को, बताओ। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, तो क्या कर सकते हैं देखो बेटा, आई थिंक 2 माइनस 1 कर लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। तो 2 में है आई हैव 6m माइनस 2n माइनस यहाँ पर है 4m माइनस 2n इज इक्वल टू इट इज 27 माइनस 12। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। कन्फर्म करो एक बार, हाँ है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ब्रैकेट वगैरह खोल देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 6m माइनस 2n माइनस 4m प्लस 2n इज इक्वल टू 15। यहाँ से 2n आई थिंक कट गया, फिर 6m माइनस 4m विल बी 2m इज इक्वल टू 15, और यहाँ से m इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर। क्लियर सर। और मेरे को n भी फाइंड करना है, तो n फाइंड करने के लिए आई थिंक इक्वेशन 1 ठीक रहेगा। इक्वेशन हाँ। 1 इम्प्लाई 4 टाइम्स ऑफ m का वैल्यू 15/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू 12। यहाँ पर बेटा 2 और 4 काट के हम 2 लिख सकते हैं। दिस एम्प्लाइज 30 माइनस 2n इज इक्वल टू 12। दिस एम्प्लाइज आई थिंक कितना, 18 इज इक्वल टू 2n। दिस एम्प्लाइज n इज इक्वल टू 9। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू आया 15/2 और n इज इक्वल टू आया करस्पॉन्डिंग 9। बोलो तो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है क्लियर सर। है सर। क्लियर। तो ये वाला जो थॉट है बेसिकली कि अगर x इक्वल टू 2 इसका रूट है तो बताओ m का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा। इसके बेसिस पे सारा प्रोफाइल हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इसको टैकल करना है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखने का ट्राई करना।
अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी तक हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सर तो कितना रूट होता है। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अभी तक हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका रूट्स कितना हो सकता है, कोई एक्स का वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, और कोई एक्स का वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता। इन सब बातों पे हमने बहुत चर्चा कर ली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको उठा के दे दे और हमको बोले कि बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा, बताओ इसका अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, उस वाले चीज पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सच्चाई ये है कि देयर आर थ्री methods of solving a quadratic equation. Number one, middle term factorization. Middle term factorization. Number two, completing square. Completing square. And number three, तीसरा तरीका है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड जैसे लीनियर इक्वेशन में भी आप लोगों को याद होगा कि शुरू में अपन ने एनलिस्ट किया था कि किस किस तरीके से हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे ही ये तीन तरीका है जिससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं इस तीन मेथड के द्वारा। ठीक है, क्या ये तीनों नाम क्लियर है कि क्या क्या मेथड हो सकता है, बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर हाँ हाँ, सर। सर। ओके, अब इस एक एक करके जो मेथड्स मेंशन किया हुआ बेटा, एक एक करके इसमें हम लोग महारत हासिल करेंगे। पहले मैं आप लोग को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे अप्लाई होता है वो समझाऊंगा, उसके ऊपर में हम खूब सारा एग्जाम्पल करेंगे, जिन एग्जाम्पल्स में हम एनसीईआरटी तो सारा का सारा कवर करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आप लोग को करवाऊंगा। ठीक है, एक साथ ही। और जब एक बार ये खत्म हो जाएगा फिर अपन इस पे मूव करेंगे, उसके होने के बाद में अपन थर्ड वाले पे मूव करेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट सारा करेंगे। अब इस सीक्वेंस में सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज मेथड ऑफ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसके पीछे स्टेप बाय स्टेप क्या थॉट है, वो हम एक एक करके अभी समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं कि व्हाट इज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, और उसके बाद में हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस कैसा होता है, देखने में वो कैसा दिखेगा हम लोग। ax square plus by ax plus plus c equals to 0. bx plus is ये equal to 0. करेक्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई करके हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इसका रूट्स को फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। क्या ट्राई कर रहे हैं बताओ, रूट्स को फाइंड करने का रूट्स फाइंड करने का, रूट्स फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इसका रूट्स को फाइंड करने के लिए, इसका रूट्स को फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का। मैं एक एक करके स्टेप अभी लिख रहा हूँ और फिर एग्जांपल पे अप्लाई करके आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है बेटा, लुक एट द साइन ऑफ सी। लुक एट द साइन ऑफ सी, मतलब कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो देखना आपको पहले स्टेप में। ठीक है, यहां से बताओ मेरे को कितना पॉसिबिलिटी होगा। दो पॉसिबिलिटी है दो पॉसिबिलिटी होगा। एक पॉसिबिलिटी होगा कि हो सकता है कि वो जो साइन है वो प्लस हो सकता है कि वो जो साइन है वो माइनस हो। ठीक है, अगर बेटा प्लस हुआ, अगर प्लस हुआ तो देखो क्या करना है, इस केस में हमको करना है ये,
कि break B into two parts, B1 comma B2 such that दो बात होना चाहिए। पहला ये होना चाहिए, देखो कि B1 प्लस B2 मस्ट बी इक्वल टू B, और दूसरा होना चाहिए कि B1 इंटू B2 मस्ट बी इक्वल टू C। ये दो बात होना चाहिए। ब्रेक B into two parts such that B1 plus B2 equal to B and B1 into B2 is equal to C। क्या मीनिंग है? अच्छा C नहीं, सॉरी गलत कर दिया मैंने। B1 into B2 is equal to AC, ठीक है, B1 into B2 is equal to AC। अब इसका क्या मीनिंग है वो जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज करो कि C का साइन नेगेटिव होता तो बस एक चेंज आता है इसके अंदर। वहां पर भी मेन आइडिया यही होता है कि ब्रेक B into टू पार्ट्स, ठीक है, B1 and B2 सच दैट कंडीशंस में ये चेंज आता है कि B1 माइनस B2 हम कोशिश करते हैं B बनाने का, और B1 into B2 अभी भी हमारे लिए A into C होना चाहिए था, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जब मैं यहाँ पर B A C ये सब बोल रहा हूँ उस टाइम पे मैं उनके साइन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली उनके वैल्यू से मतलब रख रहा हूँ, ठीक है ना, कि B के जगह पर क्या वैल्यू लिखा हुआ है, A के जगह पर क्या वैल्यू लिखा हुआ है, और C के जगह पर क्या वैल्यू लिखा हुआ है। वी आर इग्नोरिंग द साइन, साइन से हम लोगों को मतलब नहीं, सिर्फ वैल्यू से मतलब है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात जिसमें बहुत बच्चे बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं, पॉइंट नंबर 2, कि द साइन ऑफ B, साइन ऑफ स्मॉल b in the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is बेकार, BEKAR, बेकार इन द सेंस कि इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट फॉर अस कि B के बाहर प्लस लिखा हुआ है कि B के बाहर माइनस लिखा हुआ है। हमको B के बाहर चाहे प्लस रहे चाहे B के बाहर माइनस रहे, उन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए यही एकमात्र तरीका है सोल्यूशन को फाइंड करने का, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को अप्लाई करने का। हर हमेशा B के बाहर प्लस साइन रहेगा तो भी हम यही मेथड लगाएंगे, B के बाहर माइनस साइन रहेगा तो भी हम यही मेथड लगाएंगे, मेथड विल नॉट चेंज, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो बताओ एक बार कि यहाँ तक जितना मैंने समझाया क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear, Yes, sir. sir. क्लियर। Yes. अब बेटा इसको पार्ट बाय पार्ट अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, देखना ध्यान से। देखो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन, द इक्वेशन इज 6x square minus x minus 2 is equal to 0, ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज ABC हियर, आई विल से कि A का मतलब है 6, B का मतलब है 1 न कि -1, और C का मतलब है 2 न कि -2, ठीक है। जिसका जो साइन है वो साइन रहने दो, साइन से हम लोग को लेना देना नहीं। A के जगह पे 6 लिखा हुआ, B के जगह पे 1 लिखा हुआ, C के जगह पे 2 लिखा हुआ। क्या ये आइडेंटिफिकेशन समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला स्टेप है बेटा कि C का साइन क्या है क्वेश्चन? Minus. Negative. नेगेटिव। तो अगर C का साइन नेगेटिव हुआ, ठीक है ना, C का साइन अगर नेगेटिव हुआ तो B को जिस दो पार्ट में आप ब्रेक करोगे उनके डिफरेंस का वैल्यू B होना चाहिए या उनके सम का वैल्यू B होना चाहिए? Difference. Difference. डिफरेंस, ओके। तो इसका मतलब है सेकंड स्टेप, B मेरे लिए क्या है यहाँ पर 1, ठीक है ना। तो 1 को मेरे को दो चीज के डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है, B1 माइनस B2। 1 को मेरे को दो चीज के डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है सच दैट उन्हीं दोनों चीज का प्रोडक्ट B1 इंटू B2 का वैल्यू A इंटू C के बराबर होना चाहिए, यानी कि 6 इंटू 12 दैट इज 6 इंटू 2 दैट इज 12 के इक्वल होना चाहिए।
आ रहा है बात समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहे हैं सर। R sir. अब बेटा सब कुछ एकदम सेट है, अब हम लोग को बस सोचना है कि ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसका डिफरेंस 1 हो और प्रोडक्ट 12, 4 and 3. 3 and 4. 3 and 4, 4 and 3 जो भी बोलो। तभी अगर मैं 3 and 4 या 4 and 3 मान के चलूं तो देखो उसको अपन कैसे रियलाइज करें। 6x² माइनस तो आप बाहर रहने दो शांति से, 1 यानी कि b के जगह पर b का वैल्यू 1 था, यहाँ पर 1 के जगह पर आई विल राइट 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो 4 माइनस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ sir. सर। हाँ सर। ओके, अब आराम से धीरे धीरे ब्रैकेट वगैरह को ओपन अप करो तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर है Clear सर। is sir. क्लियर। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? 2. 2x 2x, अंदर बचेगा 3x माइनस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? 1. 1 प्लस 3x माइनस 2। अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते so 2x plus 1 और 3x minus 2। हो? 3x माइनस 2 पहले कॉमन लेंगे और अंदर फिर काइंड ऑफ बचेगा 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, या फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एक रूट हो गया मेरा 2/3 और दूसरा रूट हो गया मेरा -12। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। ओके Yes sir. ओके। और ये जो बेटा हम लोग एबीसी का वैल्यू विदाउट साइन ले रहे हैं, एबीसी का वैल्यू विदाउट साइन ले रहे हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ तब ऐसा सोचना है जब आप अप्लाई कर रहे हो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। यहीं पे अगर हम आगे चल के फॉर्मूला मेथड जब देखेंगे तो एबीसी का वैल्यू विथ साइन लिया जाएगा, लेकिन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को सोचते समय, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई करते समय एबीसी का वैल्यू विदाउट साइन लिया जाता है। क्या ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ओके sir. ओके। तो जब तक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे तब तक एबीसी को बिना साइन के लेंगे, बस वैल्यू लेंगे उसका कि नंबर क्या लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है? और बाकी तो लॉजिक मैंने बता ही दिया। अभी और क्वेश्चंस करते हैं तो धीरे धीरे और आपका आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बार सब लोग दोबारा से बताओ बेटा, क्लियर है सारा चीज कि नहीं क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर सर। 0 का केस में Clear. RHS LHS से क्या फर्क पड़ता है? ओके, एक बार सब लोग कंफर्म करो बेटा, यहाँ तक क्लियर है 100% या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। Clear is sir. क्लियर है सर। Clear is sir. आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट हो गया, तो 4.2 में ये सब सवाल वगैरह है, ठीक है? उसमें पहला सवाल यही है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहला मैंने ये लिया है, भी धीरे धीरे हम लोग 1 2 3 ये सब भी करेंगे, पहले 4 ले रहा हूँ। तो 4 के अंदर में देखो, मेरे को बताओ कि सारा का सारा कोएफिशिएंट आपको फ्रैक्शन में भी कोई दिख रहा है कि सब इंटीजर है? फ्रैक्शन भी है। Fraction में है. फ्रैक्शन भी है। तो अगर कोई भी कोएफिशिएंट आपका बेटा फ्रैक्शन में हो तो सबसे पहला काम आप ये करो कि ऐसे किसी नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो सच दैट वो फ्रैक्शन हट जाए, ठीक है? इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम बनेगा, बताओ एक बार? 8 से। और 8 से अगर पूरे इक्वेशन के हर टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन का हालत? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे अब इसको भी मैं जानबूझ के अभी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही करूंगा, ठीक है? और फिर मैं एक मेथड 2 भी बताऊंगा इसका, एक और तरीके से इसको कैसे हम लोग सोच सकते हैं। फिलहाल एक बार मेथड 1 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के हिसाब से एबीसी का वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए क्या है, बी क्या है, सी? A16 B8 और C1। B8 और C1. C1। ओके, अब स्टेप नंबर 1, साइन ऑफ सी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब है कि बी को, यानी कि किसको, 8 को
मैं दो नंबर के सम में तोड़ूंगा या डिफरेंस में तोड़ूंगा? सम में। सम और सच दैट उन्हीं दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? AC, AC। AC यानी 16 into 1 यानी कि कितना? 16। अब आपका ड्यूटी है कि दो ऐसा नंबर सोचो जिनका सम तो 8 हो और प्रोडक्ट 16 हो। बताओ। 4 4 and and 4. 4 and 4। 4 and 4, तो देखो 16x स्क्वायर माइनस 8 की जगह पर अपन लिखेंगे 4 + 4 x + 1 = 0। खोल दो तो 16x स्क्वायर माइनस 4x + 1 = 0। पहले दो में से मेरे ख्याल में 4x कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा x - 4 और नहीं x - 4 नहीं, सॉरी 4x कॉमन लोगे तो 4x - 1 बचेगा और दूसरे दो में से आप -1 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर भी बचेगा 4x - 1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे में से यू कैन टेक आउट 4x - 1 कॉमन और बचेगा भी आपके पास ना 4x - 1। तो यहाँ तक सब बात समझ में आया? बताओ एक बार, आया ना? हाँ सर। हाँ सर ओके, अभी दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है बेटा, तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं? 4x - 1 = 0 एंड 4x माइनस, ये एंड नहीं, यहाँ पर और लिख देता हूँ, और 4x - 1 = 0। पहले वाले से x = 1/4 और दूसरे वाले से भी x = 1/4, यानी कि इस सिचुएशन में अल्फा का वैल्यू भी 1/4 और बीटा का वैल्यू भी 1/4। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। आया सर आगे तो ये तो था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे इस पे लग सकता है। ठीक है, इसको अपन एक मेथड से और देख सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी अच्छा A हो, plus B whole square. हाँ मतलब ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, वैसे A+B² नहीं है, थोड़ा गलती कर रहे A minus B, sorry. गलती. हो। तो इसको देखो हम क्या सोच सकते हैं। वैसे तो मिडिल टर्म वाला एक ऑप्शन है ही तो अपन ने अप्लाई करा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपका ऑब्जर्विंग कैपेसिटी अच्छा है तो आप इसको ऐसा ऑब्जर्व करोगे, अच्छा 4x का होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखा हो, साथ ही साथ -2 टाइम्स ऑफ यहाँ 4x × 1 लिखा हुआ है = 0 लिखा हुआ है। अब इसको ऑल टुगेदर आप क्या सोच सकते हो? 4x - 1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। बोलो आया ना? हाँ सर. और 4x - 1 के होल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? 4x - 1 × 4 4x minus 1, 4x minus 1. ठीक है ना, और इसके आगे तो वही सेट है, ये तो पहला वाला = हाँ 0 सर. या फिर दूसरा वाला = 0। ठीक है, पहले वाले से आंसर 1/4, दूसरे वाले से भी आंसर 1/4। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने। ठीक है, स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म करो कि यहाँ तक ये दोनों मेथड क्लियर हुआ आप लोग को 100%? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर तो मेथड 1 में अपन ने प्योरली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई करा। मेथड 2 के अंदर में थोड़ा सा a - b के होल स्क्वायर का सहारा लेके भी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सपोज करो कि ये वाला, और इन सारे का क्वेश्चन कॉमन है। हाँ, द क्वेश्चन इज एवरी टाइम सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आओ चलो इसमें मिडिल टर्म लगाने का ट्राई करते हैं। मिडिल टर्म के हिसाब से पहले जल्दी से बताओ कि ABC क्या होगा इसमें? सर A2, B1 और B1 C6। और C6 C6, ग्रेट। फिर मन में सोचना है स्टेप नंबर 1, साइन ऑफ C वो क्या है? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। साइन ऑफ C इज नेगेटिव। ऑल राइट, आपका B का वैल्यू कितना है? 1। 1। अब 1 1 को आपको डिफरेंस में तोड़ना है या सम में तोड़ना है? क्योंकि साइन ऑफ C नेगेटिव। डिफरेंस में डिफरेंस, तो 1 को तोड़ना है किसी दो नंबर में, B1 - B2। ठीक है, और B1 × B2 का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? AC AC, यानी कि 2 × 6 12 यानी कि 12। अब सोचो बेटा, दो नंबर जिसका डिफरेंस 1 और प्रोडक्ट 12 है, 4 and 3 4 and 3, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप लिखो 4 - 3 x - 6 = 0। आप देखो कि ये इक्वेशन सेम है,
बाकी तो पूरा पार्ट एग्जैक्टली सेम ही लिखा हुआ है, खाली यहाँ पे जो 1 था उसकी जगह अब हमने क्या लिखा 4-3, और 4-3 का वैल्यू भी कितना होगा 1 ही होगा, तो इसीलिए इक्वेशन में कोई चेंज अभी हुआ ही नहीं। ठीक है, आगे यहाँ से तो बस सब करते जाओ। 2x² + 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इन दोनों में से वी कैन टेक 2x, अंदर बचेगा x + 2, इन दोनों में से वी कैन टेक -3, अंदर बचेगा x + 2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ओवरऑल हम ले सकते हैं x + 2, अंदर बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0, या तो x + 2 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x - 3 इज इक्वल टू 0। पहले वाले से x इक्वल टू -2, दूसरे वाले से x इज इक्वल टू 3/2। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ पूरा का पूरा या नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे, और आप Yes. ये चीज नोटिस कर रहे हो कि हम एग्जैक्टली अपने जो भी पढ़ा हुआ मेथड है उसको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये चीज समझ में आ रहा है? यस Okay. सर। ओके ओके, मैं एक बार और पूछता हूँ कि यहाँ तक सबको 100% समझ में आया? बताओ एक बार, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बेटा देखो, उसी का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, तो चलो जल्दी से बताओ केबीसी के बारे में। ये क्या है यहाँ पर? 1 सर A1 B3 One. और and C10। C10. B3 and C10। ओके, फिर स्टेप नंबर 1 मन में सोचना है कि साइन ऑफ C क्या है? Negative. Minus. नेगेटिव। और हमारा B क्या है? 3। 3. 3. उसको डिफरेंस में तोड़ना है कि सम में तोड़ना है? डिफरेंस। Difference. B1 - B2 सच दैट B1 और B2 का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? AC. 10. AC। तो यहाँ पर AC यानी कि 1 × 10 विच इज इक्वल टू 10। अब बेटा आप सोचो, दो ऐसा नंबर जिसको डिफरेंस लेने पे जिसका 3 आए और जिसको मल्टीप्लाई करने 5 पे and 10। 2. 5 So and minus Five. 5 minus 2. -5 and -2 मत बोलो बेटा, 5 and 2 ही बोलो आप तो, ठीक है? बाकी अपने आप ही हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर x² -3 की जगह पर हम लिखेंगे 5 - 2, 3 कैन बी रिटन एज 5 - 2, ठीक है ना? बाकी फिर यहाँ पर रहेगा x, यहाँ पर रहेगा -10 इज इक्वल टू 0। अब आप आराम से खोलो x² ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये बल्कि क्या आ जाएगा -5x + 2x -10 इज इक्वल टू 0। मतलब वो जो माइनस को इंक्लूड करने का चीज है वो हम लोग अपना दिमाग यूज करके ना करें, आप तो मैनुअली करो। यहाँ पर आप इतना सा लिख दो, बाकी सिंप्लीफाई करो, ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा। ऐसे डायरेक्टली सोचोगे तो कभी कभी गलती भी हो जाता है, इसीलिए बेस्ट है कि मैनुअली करो। क्लियर है यहाँ तक? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ sir. अच्छा, पहले दो टर्म में से कॉमन बताओ। आई थिंक x -5, और दूसरे दो टर्म में से आई थिंक 2 x - 5 इज इक्वल टू 0। 5. पूरे में से x - 5 अंदर बचेगा X x plus 2. + 2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से या तो x - 5 इज इक्वल टू 0 या फिर x + 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर नहीं है? बताओ एक बार। क्लियर है सर। Clear. क्लियर है। यहाँ से बेटा x का वैल्यू 5 और या फिर x का वैल्यू -2। Minus 2. तो एक रूट हो गया 5, दूसरा रूट हो गया -2। क्या ये पूरा सवाल समझ में आया? यस और नो? हाँ यस sir. सर। Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। लो, रूट वाला सवाल भी आया, ठीक है? अभी रूट वाले सवाल को भी करेंगे एंड यू विल सी कि हम बस स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम, और कुछ भी नहीं करेंगे और ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है? ए बताओ सबसे पहले, √2 बी बताओ, 7. 7 सी बताओ, 5√2 5 root 2. 5। स्टेप नंबर 1 साइन ऑफ सी क्या है? Positive. पॉजिटिव। स्टेप नंबर 2, बी क्या है आपका 7, तो उसको दो चीज के सम में कि दो चीज के डिफरेंस में? Sum. सम। सम क्यों बोल रहे हो? सर क्योंकि सर C So पॉजिटिव sign है। of C addition. एडिशन, B1 + B2 सच दैट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है B1 × B2 वो किसके इक्वल होना चाहिए? AC। AC। व्हाट इज AC हियर?
10. √2 2 into 5 टाइम्स ऑफ 5√2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? आई थिंक 2, 2 दैट इज 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10। 10 तो B1 इंटू B2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर? Clear है sir. clear है क्लियर sir. है सर। क्लियर है। अब बेटा बिल्कुल आराम से इत्मीनान से सोचो कि दो ऐसा नंबर चाहिए जिनको जोड़ के मेरे को 7 मिले 5 और और 2 मेरे को 10 मिले, ठीक है ना? तो क्या है? 5 5 and 2. ओके। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये हो गया √2x² प्लस 7 के जगह पर इट इज 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस यहाँ पर 5√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है नहीं क्लियर? Clear है sir. क्लियर है सर। क्लियर है। अब आप स्टेप बाय स्टेप खोलो बेटा। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से आई थिंक सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा √2x प्लस 5, ठीक है? बाकी इन दोनों टर्म्स में से थोड़ा सा यहाँ पर कैच है, इस कैच को समझो कि 2 को वी कैन राइट एज √2 इंटू √2। सही है क्या? Yes sir. Yes sir. हाँ सर। अच्छा, अगर ऐसा लिख सकते हैं बेटा तो ध्यान से सोचना कि ये वाला जो 2x टर्म है इसको मैं क्या सोच सकता हूँ? Sir √2 into √2. √2 इंटू √2 इंटू x, ऐसा सोच सकता हूँ ना? बोलो। हाँ sir. हाँ sir. अब बेटा आप लोग सोच के बताओ कि इसमें से कॉमन क्या ले सकते Sir √2. हैं? √2। √2 इसमें से बेटा यदि √2 कॉमन ले लोगे तो बताओ जरा बच क्या जाएगा? प्लस Sir सपोज √2x plus 5. 2x plus 5 √2x प्लस 5, ठीक है? अब आप देखो पूरे में से कॉमन क्या ले लिया? √2x plus 5 and x plus √2 एंड बोलो x प्लस x plus √2 कोई परेशानी यहाँ तक? ये सारा क्लियर है? Clear है. क्लियर है sir. सर। क्लियर है, बस तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। पहले वाले से x इक्वल टू -5/√2 और दूसरे वाले से x इक्वल टू -√2 हो गया। यही तो रूट है मेरा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? Clear है sir. क्लियर है सर। क्लियर है। ओके, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं ऐसा रूट वाला, ठीक है? इससे मन आप लोग का एकदम शांत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, रूट का क्वेश्चन भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है? सोल्यूशन देखो इसको ध्यान से। इक्वेशन क्या है बेटा यहाँ पर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो इसको देखते हैं। बताओ इक्वेशन क्या है यहाँ पर? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। जल्दी से सोच के बताओ एबीसी का वैल्यू क्या है? Sir A3, B2, A3, √6 और 2√6 और C2. C2. और सी, फिर साइन ऑफ सी क्या है? Positive. पॉजिटिव। फिर बी का वैल्यू कितना है हमारा? 2√6। √2, 2√6 और इसको सम में ब्रेक करना है कि डिफरेंस? Sum. Sum में. दो नंबर के सम में b1 प्लस b2 सच दैट कि उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? AC 6. AC। AC यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6। मतलब मेरे को दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड करने के बाद में 2√6 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद में 6 आए। क्लियर है नहीं क्लियर? Clear है sir. क्लियर है। सोच के बताओ क्या है ऐसा नंबर, कौन है ऐसा नंबर? √6 प्लस √6 हाँ sir. 2√6 और √6 इंटू √6 6। आया समझ नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया sir. आ गया सर। आ गया. बेटा क्या करें यहाँ पर बताओ? 3x² माइनस ब्रैकेट के अंदर √6 √6 plus प्लस √6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? दिस इम्प्लाइज 3x² माइनस √6x माइनस
√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। Yes, sir. हाँ सर। ओके, अब बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना, 2-3 यहाँ पर कैच क्या है। पहला कैच है कि जो √6 है इसको हम सोच सकते हैं √2 into 3, दैट इज √2 into √3। पहला कैच ये। दूसरा कैच है कि 3 को आप सोच सकते हो √3 into √3, ये दूसरा कैच है। और थर्ड कैच है कि 2 को आप सोच सकते हो √2 into √2। ये सारा कैच समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। अब इन सारे कैच की मदद से अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूं तो क्या होगा? √3 into √3 x स्क्वायर माइनस √3 into √2 x माइनस √3 into √2 x प्लस √2 into √2 is equal to 0, is equal to 0। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। आगे अब जरा सोचो बेटा, इस दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? √3x। √3 भी एक दिख रहा है, एक x भी दिख रहा है, तो बचेगा क्या? √3x माइनस कितना? √2। √2। तो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? √2। √2 भी दिख रहा है और माइनस √2 लो तो आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा दोनों टर्म में, √3x माइनस √2। अगर सिर्फ √2 कॉमन लोगे ना तो ये हो जाएगा माइनस √3x प्लस √2। तो फिर तो क्या है कि इन दोनों में कॉमन नहीं आएगा, लेकिन हमको तो इन दोनों में भी कॉमन चाहिए, तो ही तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? बताओ एक बार। Clear हुआ, sir. क्लियर Clear। हुआ सर। अब बेटा इन दोनों में से ओवरऑल कॉमन क्या ले सकते हैं? √3x माइनस √2। और बचेगा भी क्या? √3x minus √2. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 0। और अब तो वही पहला फैक्टर 0 कर दो, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, या फिर सेम फैक्टर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है नहीं क्लियर है? बताइए। Clear है, sir. क्लियर है। पहले वाले इस आंसर क्या आ जाएगा बेटा? √2 by √3, और दूसरे वाले से भी आंसर क्या आ जाएगा? √2 by √3। रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया, sir. आया सर। आगे सबको क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ, sir. हाँ सर। ऑलराइट, तो ठीक है। आप देखो कि रूट वाले क्वेश्चंस को भी प्रॉपर प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो करके ध्यान से ट्राई करते हो तो कहीं अटकने का कोई चांस है नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर नहीं आने का रीजन ये होता है कि स्टूडेंट प्रॉपर्ली प्रोटोकॉल को फॉलो करता ही नहीं। ठीक है, वो साइन ऑफ सी को देख के बी को ब्रेक नहीं करता, वो बी को अपने हिसाब से ब्रेक करते रहते हैं। तो अगर आप जो मेथड मैंने बताया है उसको प्रॉपर्ली बार बार अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे एक आपका मेथड में जो ग्रिप है वो बहुत अच्छा होता जाएगा। ठीक है, और आंसर हर बार आएगा इफ यू आर अप्लाइंग द मेथड करेक्टली। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो आई होप कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसका एक बहुत अच्छा आइडिया हो गया आप लोग को आज की क्लास के बाद। बताओ हाँ या ना? हाँ, हाँ sir. सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास को एक बार यहाँ पर रोकते हैं। अगले क्लास में हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही वापस स्टार्ट करेंगे, और इस पे अभी भी मतलब और 10-12 क्वेश्चन करना बाकी करेंगे, और 10-12 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले क्लास में। Bye sir. Good night sir. Okay, sir. Good night. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night. Night. Bye. बाय सर। थैंक यू सर।